मैं अपनी पत्नी और 1 माह की बेटी को छोड़कर दुबई आया था। हर बार जब भी मैं भारत लौटने का जिक्र करता, मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरियों की कहानी सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। मेरी पत्नी को कैंसर हो गया। वह बेचारी मेरी मिन्नत करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने घरवालों की मजबूरियां थीं। मेरी पत्नी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचा के फोन से छुपकर मुझे मैसेज भेजा कि पापा, वापस आ जाओ, वरना ये लोग मुझे भी मार देंगे। जब मैं बिना बताए भारत आया, तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। मुझे रोजगार के सिलसिले में दुबई आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और हमेशा से माँ बाप ने मुझे यही समझाया कि घर के छोटों की जिम्मेदारी अब मेरे सुपुर्द है, क्योंकि मेरे पिताजी बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम विक्रम है। पहले मैं नासिक में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, माँ ने बार बार मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में दो दो घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी पत्नी तो वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वह कोई फरमाइश कर देती थी, तो मेरी माँ उसे ढेरों बातें सुना देती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से दुबई गया था, उसके घर के हालात में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। तभी माँ ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया, बेटा, तुम भी दुबई चले जाओ। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर परदेस नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ बाप के दबाव और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने भी यह फैसला कर ही लिया। मेरी पत्नी को माँ बाप की तरफ से मिला हुआ जेवर खासा भारी था। माँ ने जोर डालना शुरू कर दिया कि मैं सुमन का जेवर बेचकर अपनी विदेश यात्रा का खर्च पूरा कर लूं, और जैसे ही मेरी तनख्वाह आनी शुरू होगी, मैं उसका जेवर वापस बनवा दूंगा। जब मैंने यह बात अपनी पत्नी से की, तो वह बहुत हैरान और थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि शादी में ज्यादा जेवर दिया गया हो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जैसे ही मैं दुबई पहुंचूं, सबसे पहले उसका जेवर बनवा दूंगा। उसके 2 भाई थे और वह इकलौती बहन थी। उसने इस शर्त पर मुझे जेवर दिया कि यह बात उसके मायके तक किसी भी हाल में ना पहुंचे, क्योंकि अगर उसके पिता को इस बारे में पता चलता, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती। खुदा ने जल्द ही हमें औलाद की खुशखबरी भी दे दी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब था। वह मेरे सामने तो सुमन का बहुत ख्याल रखती, लेकिन सुमन जब यह कहती कि माँ उसे बात बात पर ताने देती है, तो मैं अक्सर गुस्से में आ जाता और सख्ती से उसे कहता कि वह माँ बेटे के बीच फूट डालने की कोशिश न करे। गर्भावस्था के बावजूद घर में खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी सुमन पर ही थी। उसकी तबीयत अक्सर खराब हो जाती, तो डॉक्टर मुझसे सख्ती से कहते कि उसे इस समय आराम और सुकून की सख्त ज़रूरत है। साथ ही वे ताकीद करते कि इस हालत में फल और दूध भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन मैं दुबई जाने की तैयारी में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कई महीने पहले ही नासिक की कंपनी से रिज़ाइन दे दिया था और इस वक्त अपने गांव में रह रहा था। खैर, बच्ची के जन्म के बाद छुट्टी वाले दिन मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटी और अपनी बेटी का नाम रिया रख दिया। रिया बहुत ही प्यारी थी। जैसे जैसे मेरी रवानगी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी छोटी सी बेटी और पत्नी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाऊं। फिर जब माँ बाप और बहन भाइयों की तरफ देखा, तो यही सोचकर खुद को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे इनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि 2-3 साल में हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। सुमन हर वक्त उदास रहती थी। फिर रवानगी का दिन आ गया। मेरी बहनें, माँ और भाई सब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे। सुमन भी उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे यह कहकर रोक दिया कि उसे और बच्ची को देखकर मुझे विदेश जाना और मुश्किल लगेगा। माँ की यह बात मुझे बहुत कड़वी लगी, लेकिन मैंने इज्जत में चुप रहना ही बेहतर समझा। अपनी पत्नी को कमरे में जाकर गले से लगाते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा उसे जिंदा नहीं देख पाऊंगा। मैंने रिया को प्यार किया और फिर सुमन की गोद में दे दिया। जब मैं घर से निकला, तो सुमन बहुत ही उदासी के साथ दरवाजे में खड़ी थी।
और तब तक मेरी तरफ हाथ हिलाती रही, जब तक हम गली के मोड़ से मुड़कर सड़क पर नहीं आ गए। माँ बाप और बहन भाइयों की दुआओं के साथ मैं दुबई आ गया। मेरा चचेरा भाई पहले ही मेरे लिए नौकरी का इंतजाम कर चुका था। जहां नासिक में मुझे 400 तनख्वाह मिलती थी, अब यहाँ मुझे भारतीय 1 लाख मिलने लगे। काम बहुत सख्त था, लेकिन मैं दिल लगाकर मेहनत करता रहा। काम के साथ साथ मुझे कमरे में मौजूद दूसरे लड़कों की तरह अपनी बारी पर खाना भी बनाना पड़ता था और कपड़े भी धोने पड़ते थे। उस वक्त मुझे अपने घर की बहुत याद आई। मैं रोज़ाना घर फ़ोन करता था और सभी से बात हो जाती। लेकिन जब भी मैं सुमन से बात करना चाहता, मेरी माँ कमरे में ही बैठी रहती। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देख रहा था। हर महीने मेरी माँ ज़रूरतों की एक लंबी लिस्ट मुझे सुना देती। मेरे भाइयों की शिक्षा जारी थी और बहनें भी पढ़ रही थीं। घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। मेरे पिताजी सफ़ेद कॉटन का जोड़ा पहनकर पूरे गांव में फख्र के साथ सीना चौड़ा करके घूमते थे कि उनका बेटा वहां पैसा कमा रहा है। जब भी मैं अपनी माँ से पूछता कि वह तनख्वाह में से बचत कर रही है या नहीं, तो वह कहती, बेटा, तुम्हें क्या अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करती हूँ। तुम्हारी पत्नी और बेटी की सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। फिर वह कहती कि तुम्हारी बहनों के दहेज के लिए अभी से कोशिश शुरू करनी होगी, ताकि शादी के वक्त काम आए। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी माँ सुमन को अलग से मोबाइल लेकर दें, लेकिन वह हमेशा यही कहती कि औरतों की आदत होती है मर्दों को परेशान करने की। जरा सी बात होगी और वह तुम्हें परेशान कर देगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं। दुबई में रहते हुए मुझे 3 साल हो गए थे। इस दौरान मेरा छोटा भाई, जो उस वक्त मैट्रिक में था, पढ़ाई छोड़ने पर अड़ गया। उसने जिद पकड़ ली कि उसे ज़मीनों का शौक है। मेरी माँ की यह फरमाइश सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो अपने पास सिर्फ ज़रूरी खर्च रखकर पूरी तनख्वाह घर भेज देता था। माँ ने मुझसे कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ी सी बचत करके कुछ पैसे बढ़ाकर घर भेजना शुरू कर दूं, क्योंकि दिन रात बढ़ती हुई महंगाई में अब इस तनख्वाह में घर के खर्चे और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना उनके बस की बात नहीं रही। साथ ही वह कहती कि तुम्हारी पत्नी भी अलग से खर्चा मांगती है और उसे यह घमंड होने लगा है कि यह घर उसके पति की कमाई से चल रहा है। तुम अपनी पत्नी पर ज़रा सख्ती करो और उसे एहसास दिलाओ कि यह तुम्हारा एहसान नहीं, बल्कि तुम्हारा फ़र्ज़ है। कई बार माँ की बताई हुई बातों की वजह से मैं सुमन से लड़ पड़ता और फिर कई कई दिन उससे बात नहीं करता था। मेरी बेटी सिर्फ मुझे फ़ोन पर ही देखती थी। कई बार ऐसा होता कि सुमन सो रही होती और मैं फ़ोन बंद कर देता। मेरी माँ का कहना था कि अब वह घर का काम भी नहीं करती, बल्कि मेरी बहनें प्रिया और काव्या ही सब काम कर लेती हैं। मैं उनकी बातें सुन सुनकर बहुत गुस्सा पाल लेता और मुझे यकीन नहीं होता था कि सुमन इतनी ज़्यादा बदल सकती है। कभी मैं फ़ोन करता तो माँ कह देती कि सुमन अपने मायके गई हुई है। इस पर मैं माँ से नाराज़ हो जाता कि उन्होंने मेरी इजाज़त के बिना उसे मायके क्यों जाने दिया। जब मैं उसके भाई को कॉल करने की बात करता, तो माँ मुझे कसम दे देती और कहती, बेटा, तुम उसे वहाँ बैठी हुई परेशान मत करना, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हमने उनकी बेटी को इतना तंग रखा हुआ है। धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी से बेजार होने लगा था। दिन रात की मेहनत ने मुझे चिड़चिड़ा और चिड़चिड़ापन लिए हुए बना दिया था। मैं सोचता था कि मैं भारत चला जाऊंगा और वहां जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूंगा। 4 साल बाद जब मैंने यह बात अपनी माँ से की, तो वह हैरानी से कहने लगी, बेटा, फिलहाल तो सिर्फ तुम्हारे भाइयों की शिक्षा और तुम्हारे बाप का इलाज ही पूरा हो पा रहा है। फिर तुम्हारी पत्नी और बेटी का भी खर्चा है। तुम कोशिश करो कि अब कोई दूसरी नौकरी ढूंढ सको। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे यार दोस्त मुझे समझाते थे कि मुझे अपने घर पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू से ही माँ अब्बा के सामने कभी जुबान नहीं खोली थी। उनकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर जैसी थी। खैर, मैंने एक बेहतर नौकरी ढूंढ ली, जहां मेरी तनख्वाह 1,50,000 रुपये के करीब थी। मेरे दोस्त तनख्वाह मिलने के बाद अच्छे होटलों में खाना खाने चले जाते, लेकिन मैं ज्यादातर वक्त अपने ही कमरे में गुजारता था।
सुमन ने अब अपने भाई से कहकर अलग फोन ले लिया था। जब भी वह अपने कमरे में जाकर उससे बात करने की कोशिश करती, कोई न कोई उसे किसी काम के लिए बुला लेता। वह मुझे मैसेज पर लिखती, आप भारत वापस आ जाइए, यहाँ सब खुश हैं, घर भी ठीक ठाक चल रहा है, आप यहीं कोई नौकरी ढूंढ लें। बहाने बहाने से जब मैं यह बात अपनी माँ से कहता, तो वह गुस्सा करने लगती और फिर रोने बैठ जाती। मेरी बहनें अब जवान हो रही थीं, उनकी भी शादियां करनी थीं। अपने भाइयों को देखकर मुझे यह ख्याल आता था कि आखिर वे कब किसी काम धंधे में लगेंगे। लेकिन माँ हर बार यह कहकर मेरा दिल तोड़ देती थी, अभी वे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। घर में हर तरह की सहूलियत हो गई थी। मैं चाहता था कि नया मकान भी बन जाए, लेकिन माँ चाहती थी कि पहले बहनों की शादी हो। इस तरह इतने सालों में मैं एक बार भी भारत नहीं जा सका। वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा। मेरे बालों में सफेदी उतर आई थी। सुमन को देखता तो वह वक्त से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। मेरी बेटी अपनी तोतली जुबान में मुझे बार बार बुलाती और कहती, सब बच्चों के पापा उनके साथ हैं, आप भी वापस आ जाइए। ये सुनकर मेरा दिल भर आता और मैं कॉल बंद करके रोने बैठ जाता था। परदेश में तन्हा जिंदगी गुजारना बेहद कठिन अनुभव था। मेरे दोस्त अफसोस के साथ मेरी तरफ देखते, क्योंकि वे अक्सर छुट्टियों में अपने घर चले जाते थे। लेकिन जब भी मैं छुट्टियों पर जाने की बात करता, मेरी माँ कोई ना कोई मजबूरी बताकर मुझे रोक लेती। मजबूरन मुझे अपने जमा किए हुए टिकट के पैसे भी घर भेजने पड़ते। मेरी दो बहनों की बहुत अच्छी जगह मांगनी हुई और उनकी फरमाइश पर मैंने भारत ढेरों सामान भेजा। मुझे इस बात पर हैरत थी कि न मेरी बहनों ने, न ही मेरे माँ बाप ने कभी यह कहा कि वे मेरी गैर मौजूदगी में शादी नहीं करेंगे। बस मेरी माँ भावनात्मक रूप से मेरा हौसला बढ़ा देती थी और कहती थी कि तुम्हारे जैसा बेटा नसीब वालों को ही मिलता है। मैं वीडियो कॉल पर ही अपनी बहनों की शादी की तमाम रस्में देखता रहा, लेकिन यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी पत्नी और बच्ची बेहद साधारण कपड़े पहने हुए थीं। जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा, तो वह खामोश हो गई। फिर न जाने उन्होंने सुमन से क्या कहा कि उसने मुझे फ़ोन करना ही बंद कर दिया। ये देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। कई कई दिन गुजर जाते, लेकिन मेरी पत्नी और बेटी से बात नहीं हो पाती। मेरे दोस्तों ने कई बार समझाया कि मैं बिना किसी को बताए भारत चला जाऊं। काश उस वक्त मैं उनकी बात मान लेता। एक बार मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे आईफोन की फरमाइश की। यह सुनकर मैं गुस्से से चीख पड़ा और कई दिन तक घर फोन नहीं किया। जब भी घर से कोई कॉल आती, मैं फौरन अपना फोन बंद कर देता। मेरी माँ ने परेशान होकर मेरे चचेरे भाई से कहा। उसने मुझसे मिलकर समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए और मुझे घर फोन करना चाहिए। उसने बताया कि चाची ने उन दोनों भाइयों को समझा दिया है। मैं अपने दोस्त के गले लगकर रो पड़ा और कहने लगा, मुझे अपनी बेटी और पत्नी की बहुत याद आ रही है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरे घर वालों के लिए मैं सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनकर रह गया हूँ, या फिर सिर्फ एक एटीएम कार्ड जिससे वे हर महीने पैसे निकालते हैं। इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। दुबई की रौनक मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी थी। मैंने अब हर रोज घंटों कॉल करना बंद कर दिया था। 5 या 6 मिनट की बात करता, अपनी माँ से कहता कि मुझे मेरी पत्नी और बेटी को दिखा दें, और फिर कॉल बंद कर देता। अब मैं अक्सर घूमने फिरने निकल जाता। इसी दौरान एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ रहने वाली एक जवान बेवा से मेरी मुलाकात हो गई। मैं जो अपनी पत्नी से दूर तन्हा जिंदगी गुजार रहा था, जब उसने मुझे निकाह का पैगाम भिजवाया, तो मैं बिना सोचे समझे ही राजी हो गया। मैं जानता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गया था। मैंने नाजिया से शादी कर ली। नाजिया के पास उसके अरबी पति की छोड़ी हुई अच्छी खासी दौलत थी। मेरी जिंदगी में भी सुकून आ गया। घर भी हर माह एक निश्चित रकम जाती रही। धीरे धीरे मेरा वहां भारत से संपर्क कम से कमतर होता गया। फिर एक रोज मेरी जिंदगी में तूफान आ गया, जब मुझे सुमन के भाई का मैसेज मिला कि सुमन कैंसर की मरीज बनकर हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये सुनकर मेरे सिर पर कयामत टूट पड़ी। मैंने नाजिया से कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने इजाज़त नहीं दी। उसने कहा कि वह मुझे एक बड़ी रकम देने को तैयार है, ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं।
लेकिन वह मुझे भारत नहीं भेज सकती, क्योंकि उसे डर था कि मैं दोबारा लौट कर दुबई नहीं आऊँगा। मैं तो दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। उस रोज़ मैंने अपने घर फ़ोन करके अपनी माँ से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। मैंने उन्हें खूब ताने दिए और बुरा भला कहा कि वह मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकी। इस बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मेरा साला मुझे बार-बार भारत बुला रहा था। मैं उन्हें बराबर खर्च भेज रहा था, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया था कि मेरा भारत पहुंचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कंपनी मुझे छुट्टी नहीं दे रही। जब मैं वीडियो कॉल पर सुमन को देखता, तो मुझे बेतहाशा दुख होता। मैं अपनी खूबसूरत और जवान पत्नी को छोड़कर दुबई आया था, ताकि अपने घरवालों के खर्चे और ख्वाब पूरे कर सकूं। लेकिन इस सफ़र ने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली। डॉक्टर कहते थे कि वह ठीक होना ही नहीं चाहती थी, या शायद कैंसर बहुत बुरी तरह फैल चुका था। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही वह चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं उसकी मौत पर भी नहीं जा सका। ये देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ लिया और मेरी बेटी को उसकी दादी के पास भेज दिया। वे अपनी जवान बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे और मेरे घरवालों को समझते थे, और किसी हद तक उनकी यह बात सही भी थी। मैं कई दिनों तक दुबई की सड़कों पर बेबस घूमता और रोता रहा। मेरा सुमन से संबंध सिर्फ 1.5 साल का रहा, लेकिन मैं जानता था कि वह खुदा की बंदी मुझे बेतहाशा चाहती थी। दुबई में मुझे 9 साल हो चुके थे, और अब मेरी मजबूरी बन गई थी कि मैं अपने घर फ़ोन करूं, क्योंकि मेरी बेटी अब मेरे माँ-बाप और बहन-भाइयों के रहम-ओ-करम पर थी। उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मैं बराबर घर पर खर्चा भेजता रहा। माँ मेरी बेटी को सामने बैठाकर मुझसे बात करवाती। मुझे बताया जाता कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन उसका खामोश और अफसुदा चेहरा मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा होता। दूसरी तरफ नाज़िया का रवैया वक्त के साथ सख्त से सख्त होता जा रहा था। वह छोटी-छोटी बातों पर मेरी बेइज्जती करती और कहती, तुम भारतीय होते ही बेवफा हो। तुम पैसे के लिए किसी भी चीज़ को बेच सकते हो, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत और अपनी औलाद को भी। मैं उसकी यह बात सुनकर शर्म से अपना सिर झुका लेता, क्योंकि सच तो यही था कि मैंने ऐसा ही किया था। अब भाइयों की भी शादियां होनी शुरू हो गई थीं। 1 साल और बीत गया। मेरे दोनों भाई शादीशुदा हो चुके थे, और अब भी 3 बहन भाई कमा रहे थे। मैं नाज़िया का कारोबार संभाल रहा था। वह मुझे तय की हुई तनख्वाह दे देती थी, और साथ ही मेरी बच्ची के खर्च के लिए भी कुछ रकम भेज देती थी। कई दिनों से मुझे अजीब-अजीब से ख्वाब नजर आ रहे थे। नींद में मुझे ऐसा लगता था कि सुमन मुझे आवाजें दे रही है। कभी वह मुझे बहुत दुखी हालत में किसी वीरान सहरा में भटकती हुई नजर आती, और कभी किसी नदी के किनारे बैठी हुई दिखाई देती। वह बार-बार मुझसे कहती कि वह बहुत तकलीफ में है। मैं डर कर नींद से जाग जाता। नाज़िया भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, विक्रम, मुझे लगता है कि सुमन तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बेटी रिया किसी परेशानी में हो। तुम ऐसा करो कि बिना बताए भारत पहुंचो और देखो कि मामला क्या है। मैं नाज़िया की तरफ एहसानमंदी से देखने लगा, क्योंकि उसने सुमन की बीमारी के दौरान मुझे भारत नहीं जाने दिया था। लेकिन अब जब बात मेरी औलाद की थी, तो उसने फौरन मुझे इजाज़त दे दी। शादी के 4 साल बाद खुदा ने नाज़िया को भी माँ बनने का सुख दिया था। शायद इसी वजह से उसकी फितरत में इतनी नरमी आ गई थी। मैं फौरन ही भारत के लिए रवाना हो गया। 10 साल बाद जब मैं गांव पहुंचा, तो हर तरफ बदलाव ही बदलाव नजर आ रहा था। मैं हैरानी से गांव को देखता हुआ जब अपने घर पहुंचा, तो पड़ोसियों ने बताया कि मेरे घरवाले ये घर बेचकर काफी पहले ही नासिक शिफ्ट हो चुके हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि उन्होंने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं पता पूछता हुआ जब अपने माँ बाप के नए घर पहुंचा, तो यह देखकर दंग रह गया कि उन्होंने एक बेहद कीमती और शानदार घर बना लिया था। घर के बाहर 2 खूबसूरत गाड़ियां भी खड़ी थीं। परदेश में गुजरे 10 साल ने मुझे बूढ़ा कर दिया था। जब मैं भारत से गया था, तो 28 साल का एक नौजवान था, लेकिन अब मैं एक थका हुआ अधेड़ उम्र का आदमी बनकर घर लौटा था। मैंने बार बार दरवाजे की घंटी बजाई, तो कोई भागता हुआ दरवाजे तक आया। वह एक कमजोर सी बच्ची थी, जिसके चेहरे पर एक तरफ गहरे जख्म का निशान था।
वह बच्ची कुछ देर तक हैरत से मेरी तरफ देखती रही और फिर अचानक मुझसे लिपट गई। अचानक मेरे ज़हन में ख़्याल आया और मैं तड़प उठा। वह कमज़ोर और लाचार सी बच्ची, जिसके चेहरे को किसी चीज़ से बुरी तरह जला दिया गया था, कोई और नहीं, बल्कि मेरी अपनी बेटी रिया थी। मैं जो पिछले 10 सालों से देश में मुसीबतें उठा रहा था, मेरी सगी औलाद मेरे ही रिश्तेदारों के घर में इस हाल में मौजूद थी। हम दोनों बाप-बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। थोड़ी देर में एक औरत चमक-दमक वाले कपड़े पहने, चीखती हुई घर से बाहर निकली। उसने रिया का बाजू पकड़कर झटके से उसे मुझसे दूर किया और बदतमीजी से मुझसे पूछा, "कौन हो तुम? और इस मनहूस को गले लगाकर किसका शोक मना रहे हो?" ये सुनकर मैं बुरी तरह तड़प गया। मैं माँ, पिताजी और भाइयों को पुकारता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। वह औरत मुझे रोकने की कोशिश करती हुई मेरे पीछे-पीछे घर के अंदर आ गई। उस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सबके निवाले उनके हाथों में ही रुक गए और वे हैरत से मेरी ओर देखने लगे। मेरे हाथ में रिया का हाथ देखकर वे और भी परेशान हो गए। सबसे पहले माँ को ख्याल आया। वह उठी और मातृत्व की भावना से रोते हुए मेरे गले लग गई। फिर पिताजी और भाई भी बारी-बारी से मुझसे गले मिले। मैं सर्द निगाहों से उन्हें देखता रहा। माँ ने बिना सोचे समझे रिया का हाथ मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सख्ती से उनके हाथ को झटक दिया। रिया डरी हुई थी और मुझसे लिपटकर खड़ी थी। वह औरत मेरे भाई राहुल की बीवी थी। मेरे अंदाज ने उन्हें चौंका दिया था। मैंने सख्ती से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, "माँ, मेरी यतीम बच्ची की यह हालत किसने की है? इसका चेहरा किसने जलाया है?" माँ ने अपने सीने पर दोनों हाथ मारे और कहने लगी, "बेटा, तू हमें जल्लाद समझता है? बच्ची है, शरारत करती है। मुलाजिम खाना बना रही थी, ये किचन में जा घुसी। उसके हाथ में गर्म तवा था। शायद वह उतार कर नीचे ही रख रही थी। तभी अचानक रिया के चेहरे पर लग गया। रिया को घूरते हुए उसकी चाची को इशारा कर रही थी। मुझे उनकी किसी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने रिया को सामने करते हुए पूछा, "रिया, बेटा, तुम बताओ, तुम्हें किसने जला दिया? डरो मत, मैं अब वापस आ गया हूँ।" रिया ने डरते-डरते अपनी चाची की तरफ इशारा कर दिया। यह देखकर मेरे अंदर बरसों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। मैं बुरी तरह चीखने-चिल्लाने लगा। मैंने अपनी माँ और बाप से सवाल किया, "क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? बरसों तक मैं आपके लिए अपने मुल्क से दूर परदेस की तकलीफें झेल रहा और पीछे मेरी पत्नी लालाज होकर मर गई। जब भी वापस आना चाहता, मुझे रोक दिया जाता। अगर रिया छुपकर अपने चाचा के फ़ोन से मुझे मैसेज न भेजती, तो मुझे अब भी कुछ मालूम न होता। शुक्र है कि मेरी दूसरी बीवी ने वह मैसेज मुझे पहुंचा दिया। अगर उसका दिल भी तुम लोगों की तरह सख्त हो जाता, तो शायद मेरी बेटी रिया भी किसी रोज़ तुम्हारे जुल्म का निशाना बनकर इस दुनिया से चली जाती।" ये सुनकर मेरे घर वाले हैरान खड़े रह गए। तभी अचानक मेरा भाई राहुल गुस्से से आगे बढ़ा और कहने लगा, "बस भाई, जितना बोल लिया उतना काफ़ी है। इतने सालों बाद घर लौटे हो, अगर इज्जत से घर में रहना है, तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ।" उसकी ये बात सुनकर मैं तप गया। जैसे ही कुछ कहने लगा, माँ और पिताजी ने भी बेरुखी से उसकी बात का साथ दिया और कहा, "ठीक है, विक्रम बेटा, अगर हम लोग इतने ही जालिम हैं, तो अब हम तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुम दूसरी शादी कर चुके हो, तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी बेटी को पाल सकती है। हमने कोई ठेका नहीं लिया तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करने का।" मैं हैरत से खड़ा था। बरसों बाद वतन लौटा था। एक लंबा सफर तय करके घर भी बदल चुका था और घरवाले भी। वे लोग खतरनाक तेवरों से मुझे घूर रहे थे। उनकी तरह-तरह की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि अब इस घर में मेरा कुछ नहीं रहा। मैंने चुपचाप अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। टैक्सी पकड़ी और सीधा नासिक पहुंच गया। नासिक में मुझे कई दिन ठहरना पड़ा। नाजिया ने फ़ोन करके जल्दी रिया का पासपोर्ट और वीज़ा बनवा दिया और मैं अपनी बेटी को लेकर दुबई पहुंच गया। नाजिया ने खुले दिल से रिया को अपनाया। शुक्र है कि मैं सब कुछ लुटाकर भी खाली हाथ नहीं था। मेरे साथ एक रहमदिल बीवी थी, जिसने मुश्किल वक्त में मेरा सहारा दिया।
वरना अपनों की बेरहमी ने तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरी विनती है कि कोई भी भाई अपना मुल्क छोड़कर परदेश की खाक ना छाने, क्योंकि वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, जिनके लिए आप पैसा कमाने की मशीन बनते हो। अपना और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखें, आधी रोटी खाएं, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर परदेस न जाए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।